हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इनो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आज का वीडियो ले लेते हैं बीपीएससी 132 का, यानी कि 132 का। ठीक है ना। और ये जो है ये आपका प्रशासनिक विचारक है। ठीक है ना, प्रशासनिक विचारक बीपीएससी 132 ले लेते हैं, देख लेते हैं। अब एग्जाम आपके कल ही है, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ। इसमें ज्यादा नहीं लूंगी, इस यूनिट को मैं पूरा लूंगी। इस यूनिट को मैं पूरा लूंगी, इसलिए पूरा लूंगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि आप एक यूनिट भी कवर कर लेते हैं ना एक दिन में, तो इससे 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि इससे 2-3 क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, तो इसका नाम कौटिल्य है, क्योंकि आप भारतीय प्रचारक के बारे में, एक भारतीय विचारक के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है ना। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन के सिद्धांत। ठीक है ना, लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रशासनिक व्यवस्था, संगठन और संरचना, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन। बस इतना पढ़ लीजिए, इसमें से 2 क्वेश्चन 100% पूछेगा। ठीक है, राइट। तो कौटिल्य और अर्थशास्त्र देख लेते हैं। ठीक है ना। तो कौटिल्य ने, जो चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, रक्षा अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों से अनेक विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी कौटिल्य जो है, चाणक्य जो, विष्णुगुप्त हैं, वो सभी क्षेत्रों में, चाहे राजनीति शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र, चाहे प्रबंधन, चाहे लोक विज्ञान हो, इन क्षेत्रों से अनेक विद्वानों का ध्यान अप्रिय उन्होंने आकर्षित करवा लिया। ठीक है। और इस महान अर्थशास्त्र शोध प्रबंधन की रचना उस समय, ठीक है ना, कि जब सरकार का स्वरूप जो है राजतंत्र था और शासकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे केवल अपने प्रदेशों की रक्षा ही नहीं, बल्कि युद्ध तथा उसमें विजय प्राप्त द्वारा क्षेत्रीय सीमाओं का भी विस्तार करें। तो जब ये अर्थशास्त्र शोध प्रबंध लाया गया कौटिल्य का, तो उस समय ये उसमें लिखा गया कि जो सरकार होती थी, राजतंत्र होता था उस समय, राजाओं का तंत्र हुआ करता था। तो राजा की सरकार हुई, तो राजाओं से ये उम्मीद की जाती थी, राज शासकों से, कि वो जो रक्षा है सिर्फ अपने प्रदेश, अपने देश बस की, अपने राज्य सीमा बस की ना करें, बल्कि युद्ध में उन्होंने जो विजय प्राप्त की है और जो राज्य उन्होंने जीते हैं, उनकी क्षेत्रीय सीमाओं का भी विस्तार करें, उनको भी बढ़ाएं। ठीक है। तो राज तथा उनके यंत्र यानी उपकरण की अपनी समीक्षा की प्रक्रिया में कौटिल्य ने एक राज्य या सरकार के संचालन के अनेक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया, और उन्होंने एक सशक्त राज्य के विचार का समर्थन किया, जो केवल तभी संभव हो सकता था जब शासक या राजा शक्तिशाली हो। तो कौटिल्य ने यह कहा कि उन्होंने एक शक्तिशाली राज्य का समर्थन किया, और उन्होंने ये भी कहा कि जब एक राज्य शक्तिशाली होगा, तभी वहां का शासक जो है वो शक्तिशाली होगा। ठीक है। और इसे संभव बनाने के लिए उन्होंने अनेक पूर्व इच्छाओं यानी पूर्व शर्तों को निर्धारित किया, जैसे भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक और प्रशासनिक। तो इसको संभव बनाने किसको, कि यदि एक राज्य शक्तिशाली होता है तो वहां का जो राज करने वाला राजा है वो भी शक्तिशाली होगा। इसके लिए उन्होंने कुछ बातें निर्धारित की, और वो बातें थी भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक और प्रशासनिक। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। उनके और उनकी कृति के संबंध में 2 मुख्य विवाद हैं। कौन से विवाद हैं? 2 मुख्य विवाद हैं। एक संबंध काल का यानी समय से है, और दूसरे का कर्तव्य स्रोत से है, कर्तव्य स्रोत से है। यानी उनकी कृत के संबंध में 2 विवाद देखे गए हैं। पहला विवाद देखा गया किससे? काल से संबंधित। और दूसरा विवाद जो देखा गया वो स्रोत से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि बहस का संबंध कृत की मौलिकता से है, और इस बात से है कि क्या इसने अपने नियत काल की वास्तविक सरकारी प्रणाली और प्रशासन को प्रतिबिंबित किया। तो संबंध, बहस जिस बात की चल रही है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, तो इस बात की चल रही है कि जो ये कृति यानी अर्थशास्त्र लिखी गई है, क्या वो सही है। मौलिकता का मतलब सही से होता है ना, मौलिक यानी कि उनकी खुद की लिखी रचना है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि जो नियत काल है, यानी उस समय का जो काल था और उस समय की जो सरकारी प्रणाली थी और जो प्रशासन था, तो क्या उन्होंने उसको सही रूप में इसमें लिखा, प्रतिबिंबित किया यानी लिखा। तो इस संबंध में अनेक इतिहासकारों के विविध विचार देखने को मिलते हैं। जैसे, क्या अर्थशास्त्र वास्तव में कौटिल्य द्वारा लिखा गया, यानी जो मौलिक मैंने कहा,
यानी क्या वास्तव में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, या फिर उन्होंने पुस्तक को केवल संकलित किया, किसी और का लिखा हो और फिर उन्होंने उसको दोबारा लिख दिया। परंतु इस इकाई की सीमा परिधि यहाँ हमें इस बहस में जाने की छूट नहीं देती है। मतलब एक इसमें आलोचना है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो आलोचना करने वाले लोग होते हैं उनकी सिर्फ एक बात पे, उनकी मौलिकता पे प्रश्न उठाते हैं कि जो ये रचना लिखी गई है अर्थशास्त्र, क्या वास्तव में कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। जहां तक अर्थशास्त्र की बनावट या संगठन का संबंध है, इसमें लगभग 6000 सूत्र है, और जिन्हें 15 पुस्तकों, 150 अध्यायों और 180 भागों या खंडों में विभाजित किया गया है। याद रखिएगा, 6000 सूत्र इसमें है, 15 पुस्तकें हैं, 150 अध्याय है और 180 भाग है, और खंडों में, ब्लॉक में ये बटा हुआ है। तो यदि इन 15 पुस्तकों को प्रतिबद्ध करने का प्रयास किया जाए तो निम्नलिखित क्रम में प्रस्तुत किया जाएगा। आप इसको ऐसा याद कर लीजिए कि 15 पुस्तकें हैं, ठीक है, और 150 उसमें अध्याय हैं, लेसन है, जो 180 खंडों में विभाजित है और जिसमें 6000 सूत्र लिखे गए हैं। इस तरह से थोड़ा याद रहेगा क्या क्या उसमें लिखी गई। जो 15 पुस्तकें हैं उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। जैसे पुस्तक संख्या 1 शासन और प्रबंधन के मूल सिद्धांतों पर है, कि शासन और जो मैनेजमेंट है उसका मूल सिद्धांत क्या होगा। जबकि अर्थशास्त्र पुस्तक संख्या 2 का हिस्सा है। तत्पश्चात पुस्तक संख्या 4 और 5 कानून पर है, यानी कि अर्थशास्त्र जो लिखा गया वो संख्या 2 पर लिखा गया, और उसके बाद 4 और 5 पर कानून लिखे गए कि एक राज्य का कानून किस तरह से होना चाहिए। और पुस्तक संख्या 6, 7 और 8 का विषय विदेश नीति है। तो उस समय भी विदेश नीति चला करती थी। तो ये है एक पुस्तक का क्रम, क्योंकि वो 15 बुकों में लिखी गई है, तो यहाँ पे दिया। फिर रक्षा, युद्ध और संघर्ष, रक्षा, युद्ध और संघर्ष, इसको 9 से लेकर के 14 तक में लिखा गया है, ठीक है ना। और इसके विचार विमर्श का हिस्सा है, और पुस्तक संख्या 15 के ग्रंथ लेखन में प्रयोग किए प्रणाली, विज्ञान और उपायों के बारे में है। तो क्वेश्चन पूछता है आपका कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, तो आपको जो है यही लिखना होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर है कि पुस्तक की मौलिकता के बारे में बहुत सारे मत देखने को आए हैं। जैसे कि यदि क्वेश्चन पूछ देता है कि यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र का आलोचनात्मक परीक्षण करिए, तो जो ऊपर लिखा है वो तो लिखना ही लिखना है, जो पढ़ा है आपको ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आलोचना शुरू हो जाती है। जब मौलिक किसी भी चीज के बारे में यदि प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाता है तो वहां पे आलोचना उसकी स्वाभाविक है। तो यहाँ पे मौलिकता के बारे में जो है सभी लोग अलग अलग मत देते हैं, जितने भी अर्थशास्त्री जो भी हैं, ठीक है। जैसे क्या ग्रंथ के प्रथम रचनाकार कौटिल्य थे, ठीक है, और एक सामान्य सहमति अभी पकड़ में नहीं है, और यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कौटिल्य ने कभी यह दावा नहीं किया कि उसने पहले किसी ने इस विषय पर कुछ नहीं लिखा। यानी कौटिल्य ने यह भी नहीं कहा अपनी पुस्तकों में कि इससे पहले ये आपको कहीं कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये सब कुछ नया है, मेरे विचार है, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। कौटिल्य स्वयं अनेक रचनाकारों का उल्लेख करते हैं, जिनमें भारद्वाज, बिलाक्सन, पराशर, मनु और कौन पद्धंता शामिल है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने शासन, प्रबंधन, राजकौशल पर कोई मौलिक योगदान नहीं दिया हो। उनकी मौलिकता पे यदि प्रश्न उठता है तो जरूरी ये, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये बुक उन्होंने लिखी है वो उनकी मौलिक नहीं हो सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि शासन, प्रबंधन और राजकौशल में उन्होंने अपना कोई भी योगदान नहीं दिया, ठीक है ना। तो हम यहाँ निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ या महान कृति की रचना की है, ठीक है। क्वेश्चन 3 तरह के क्रिएट होंगे। पहला क्वेश्चन यहीं पे आपको मिल जाता है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के रूप में एक महान कृति की रचना की है, समझाइए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं, समझाइए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का आलोचनात्मक जो है वर्णन कीजिए, समझाइए। सबका आंसर यहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं लोक प्रशासन के सिद्धांत, कि लोक प्रशासन के क्या सिद्धांत है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। तो कौटिल्य ने प्रशासन के किन्हीं भी सिद्धांतों की चर्चा अपनी किसी भी पुस्तक में नहीं की जो अर्थशास्त्र का हिस्सा है। अतः सिद्धांत के संबंध में चर्चा केवल उन सिद्धांतों तक सीमित होगी जो उनकी कृत में अनुमानिक है। यानी कि कौटिल्य ने अपने किसी भी बुक में, किसी भी मतलब कि प्रशासन के किन्हीं भी सिद्धांतों की चर्चा जो है अपने किसी भी पुस्तक में नहीं की है, और सिद्धांत के संबंध में चर्चा जो है सिर्फ वो कुछ सिद्धांतों तक सीमित होगी, ठीक है। जैसे कुछ सुप्रसिद्ध, निश्चित, सार्वभौमिक रूप से लागू किए जाने वाले सिद्धांतों पर आधारित लोक प्रशासन के विज्ञान की खोज एवं का श्रेय कुछ शास्त्रीय और क्लासिकी विचारकों को पहुंचता है। जैसे उदाहरण के लिए लूथर गुलिक, एल उर्विक,
इन लोगों ने आग्रह किया कि मितव्ययता और कार्यकुशलता केवल तभी हासिल की जा सकती है जब एक संगठन का मार्गदर्शन कुछ पूर्व निर्धारित मानकों और क्रियात्मकता के मापदंडों द्वारा हो। तो लूथर, गुलिक और एल उर्बिक का ये मानना था कि कोई एक संगठन है और संगठन में केवल जो उसके लक्ष्य जो होता है, उसकी मितव्ययिता, जो उसमें खर्चे होते हैं, खर्चा जो किया जाता है, जो कार्यकुशलता होती है, वो तभी हासिल की जा सकती है जब उसके पहले से कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हों। ठीक है ना। और गुलिक के नाम से जुड़ी 14 सिद्धांतों की एक और उर्विक के नाम से जुड़ी 7 सिद्धांतों की प्रसिद्ध सूची है। और कौटिल्य द्वारा दिए गए सिद्धांतों को समझने के लिए इनमें से कुछ सिद्धांत विस्तृत विचार करती है, यानी कौटिल्य के द्वारा सिद्धांत है। तो लोक प्रशासन सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, कौटिल्य के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, यानी कौटिल्य के कौन कौन से सिद्धांत है, या कौटिल्य ने अपनी भूमिका किस तरह से, यानी लोक प्रशासन के सिद्धांत में कौटिल्य का क्या योगदान है, तो आपको फिर ये लिखना पड़ेगा। तो पहले कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन अथवा जो श्रम के विभाजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। एक ऐसा सिद्धांत था जिसका संबंध एक संगठन की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता से होता था। हर एक संगठन में उसका कार्य का विभाजन यानी श्रम का विभाजन होता था, श्रम के अकॉर्डिंग काम वहां पे लिए जाते थे। और कौटिल्य कार्य को भी अनेक विभागों में बांटते हैं और भिन्न भिन्न व्यक्तियों को उनकी विशेषता और ज्ञान के अनुसार भिन्न भिन्न भूमिकाएं निर्दिष्ट करने के महत्व का सूचक है। यानी श्रम में देखिए सब तरह के लोग आते हैं। एक मजदूर आता है जो नीचे तबके का होता है, फिर उनका एक हेड होता है जो मैनेजर होता है, थोड़ा उनसे ऊंचे पद का होता है, जो उनसे अलग तरह का काम करता है, टेक्निकल भी हो सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ सप्लाई करने वाला, पैकिंग वाला काम करते हैं, कुछ लोग श्रम वाला काम करते हैं, कुछ लोगों का ज्यादा श्रम का नहीं होता है। तो यहाँ पे श्रम विभाजन भी सब अलग अलग तरह का होता है और जो श्रम दिया जाता है, जो काम दिया जाता है, वो उस व्यक्ति की योग्यता और विशेषता के आधार पर दिया जाता है। ठीक है ना, ताकि वह व्यक्ति अपना नियत कार्य एक विवेकपूर्ण और लाभदायक तरीके से निभा सके। तो सरकारी तंत्र की संरचना दर्शाती है कि कौटिल्य ने कार्य को 34 विभागों में बांटा और प्रत्येक विभाग की अध्यक्षता एक निर्धारित अधिकारी द्वारा की गई। और श्रम विभाजन में सबसे ऊपर एक अधिकारी होता है ताकि इन लोगों के पास कोई अपनी बात कहने के लिए हो, कोई शिकायत हो तो उस अधिकारी से कह सके। और वो अधिकारी श्रम विभाजन श्रमिकों को क्या देता है, दिशा निर्देश देता है। ठीक है ना। तो पदानुक्रम अर्थशास्त्र में प्रशासनिक ढांचा एक आधिकारिक तंत्र प्रकार के प्रकाशन का वर्णन करता है। तो इसमें अब क्या आ गया, पदानुक्रम आ गया। तो पदानुक्रम क्या होता है, पदानुक्रम अर्थशास्त्र में जो प्रशासनिक ढांचा होता है वो नौकरशाही के एक प्रशासन का वर्णन करता है और जिसका स्वरूप पदानुक्रमित होता है। पद के बाद एक छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ठीक है ना। और संगठित पिरामिड के शिखर पर राजा था और जिसमें समस्त सत्ता का संग्रह था, यानी पूरा सत्ता उसके अधिकार में होती थी, किसके, राजा के। फिर उसके अधीन और भी स्तर होते थे और उनका संचालन अधिकारियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें महामात्य, अमात्य, अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। यदि आप लोगों ने चाणक्य वगैरह देखा होगा, अशोक वगैरह देखे होंगे उस टाइम में, तो मतलब हिंदुओं के शासनकाल में, तो उस टाइम में लोगों को जो पद दिए जाते थे और जो अधिकारी बनाया जाता था उन्हें इन्हीं नाम से पुकारा जाता था, महामात्य, अमात्य। महामात्य तो शायद चाणक्य को भी बोला जाता था, महामात्य, अमात्य और अध्यक्ष के नाम से। ठीक है ना। तो ये पदानुक्रमिक होता है, समझ गए ना। पदानुक्रमिक का सबको पद के हिसाब से, सबको क्रम के हिसाब से पद देना है। ठीक है, ओके। फिर ग्रंथ में अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच पदानुक्रम प्रणाली जो है नहीं मिलती है। ग्रंथ में, उनके ग्रंथ में, अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं मिलता है। महामात्य और सेनापति अथवा अध्यक्ष के बीच वरिष्ठ अधीनस्थ का संबंध स्थापित नहीं किया गया। इसके बावजूद इस बात पर बल देना कि पदानुक्रम के भीतर पदोन्नत का निर्धारण योग्यता और पदों के उपयुक्तता द्वारा किया जाता था। तो पदानुक्रम में क्या किया जाता था, यहाँ पे पदानुक्रम में पदोन्नति भी दी जाती थी और जो ज्यादा उपयुक्त उसके योग्य होता था उसको मिलती थी। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, पदानुक्रम हो गया। अब निर्देशों में एकता, अभी हमने ऊपर देखा कि कार्य का विभाजन, अब तो कार्य का विभाजन ही पदानुक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना। निर्देशों में एकता, तो साम्राज्य के सभी कर्मचारियों को केवल सत्ता से निर्देश लेने होते थे। जो राजा होता था उसके पास सत्ता होती थी, वो आदेश देता था, अर्थात राजा से। तो सरकार के किसी भी स्तर पर इस संबंध में कोई भ्रम नहीं था कि केवल राजा के पास किसी भी विभाग या पद पर कार्यरत अधीनस्थों को निर्देश देने की शक्ति थी। यानी राजा के नीचे जितने भी विभाग होते थे, जितने भी कर्मचारी वहां पे काम करते थे, जितने भी अधिकारी होते थे, उन सभी को निर्देश सिर्फ और सिर्फ राजा देता था। ठीक है ना।
तो इस भाषा में सिद्ध नहीं किया गया कि ऐसे निर्देश की सूचना प्रत्यक्ष थी अथवा किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से दी जाती थी। अब राजा से जब आदेश नीचे तबके तक आता है, निचले स्तर तक में आता है, तो यह सिद्ध नहीं किया गया इस बुक में कि जो सूचना पहुंचाई जाती थी तो राजा प्रत्यक्ष सभी लोगों को बुला के अधिकारियों को सूचना देते थे, या कोई ऐसा व्यक्ति विशेष था जिसे सूचना देने के लिए नियुक्त किया गया था कि अन्य अधिकारी के माध्यम से सूचना दी जाए। ठीक है ना। जैसे कौटिल्य ने इस प्रश्न को संबोधित नहीं किया कि क्या राजा हाथियों के विभाग के अध्यक्ष से प्रत्यक्ष बातचीत करता था या फिर सेनापति अथवा महापात्र के माध्यम से सूचित करता था। तो क्या जो हाथियों का अध्यक्ष होता था, विभाग का अध्यक्ष, उससे राजा बात करते थे, या जो सेनापति और महापात्र जो हाथी का मेन होता था उससे बात करते थे। तो ये दिशा निर्देशों में एकता की बात कही गई। फिर केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब क्या हो गया? मतलब कि सभी शक्तियां विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायिक यानी राज के पद में निहित होती थी। और केंद्रीकरण का मतलब ही होता है शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होना। ठीक है ना, जो मेन केंद्र में होती है। और केंद्रीकरण वास्तव में प्रशासन का संगठनकारी सिद्धांत था, परंतु केंद्र द्वारा निर्मित नीतियों और निर्माणों के कार्यान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर प्रशासन का संगठन भी केंद्र की सूक्ष्म निगरानी में किया जाता था। क्योंकि प्रशासन का काम जो होता था, जो भी आदेश, जो भी नियम, जो भी कानून बनाए जाते थे वो केंद्र में बनाए जाते थे। केंद्र का मतलब जहाँ पे राजा शासन करता था, राजा बनाता था, लेकिन राजा उस नियम, उस कानून को, नीतियों को लागू करने के लिए, ठीक है ना, जमीनी स्तर का मतलब लोगों के नियम और कानून लोगों के लिए बनाए जाते थे ना, तो लोगों तक पहुंचाने के लिए भी एक सूक्ष्म निगरानी की यानी एक निगरानी की जरूरत पड़ती थी, एक संगठन की। तो प्रशासन, साम्राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से प्रांतों में विभाजित किया गया और प्रांतीय प्रशासन का विभाजन जिला और ग्राम तथा नगर पालिका प्रशासन में किया गया। तो पहले भी यही चीज था, साम्राज्य को पहले प्रशासनिक दृष्टि से प्रांतों में विभाजित किया गया, जैसे अकबर ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रांत यानी जो सूबे हुआ करते थे, देखिए पहले प्रांत थे, अकबर के टाइम में सूबे हो गए थे, तो जो एक साम्राज्य था उसको प्रांतों में बांट दिया गया और प्रांत को अब जो प्रशासन चलाने के लिए उसको क्या जिला, नगर और ग्राम में बांट दिया गया। ठीक है ना। तो प्रदेश प्रांतीय प्रशासन का अध्यक्ष था। जो प्रदेश हुआ करता था वो प्रांतीय जो प्रशासन यानी साम्राज्य को यानी देश को, आप राज्य जो पहले बोलते थे देश को, तो एक राज्य को प्रांतों में विभक्त कर दिया गया और प्रांतों को किसमें, जिला, ग्राम और नगर में। लेकिन जो प्रदेश हुआ करता था प्रांतीय प्रशासन का अध्यक्ष था, जबकि स्थानीय स्तरों में, स्थानीय का मतलब जिला, ग्राम और नगर जो हुआ करते थे, तो स्थानीय स्थलों में जैसे स्थानीय जिले हो गए उनकी अध्यक्षता करता था और नगर प्रशासन की देखभाल अनेक गोपों की सहायता से नागरिक करता था। ठीक है ना। और ग्रामीण प्रशासन गोप नामक कर्मचारी की देखरेख में होते थे। तो प्रदेश की जो प्रदेश का प्रांतीय प्रशासक का अध्यक्ष था, प्रदेश पर प्रांतीय प्रशासक अध्यक्ष करता था। स्थानीय यानी स्थानिक जो है, स्थानीय यानी जिले की अध्यक्षता करता था और नगर प्रशासन की देखभाल के लिए गोप सहायता करते थे। ठीक है ना। और ग्रामीण प्रशासन के लिए गोप नामक कर्मचारी होते थे। ठीक है। तो कौटिल्य के लिए साम्राज्य की सुरक्षा, बचाव और समृद्धि तथा राजा के प्रति प्रशासनिक निष्ठा के हित में सत्ता तथा निर्णय की प्रक्रिया का केंद्रीकरण अनिवार्य था। तो कौटिल्य मानते थे कि अगर साम्राज्य की रक्षा करना है, उसकी सुरक्षा करना है, उसको बचाना है, उसको और विकसित करना है, ऊपर तक ले जाना है, तो राजा के प्रति जो प्रशासनिक निष्ठा होती है, ठीक है ना, प्रशासनिक निष्ठा के हित में, तो प्रशासनिक जो निष्ठा होती है उसको आधार लेकर के सत्ता तथा निर्णय की प्रक्रिया का केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, एक जगह कानून को रखना अनिवार्य था। तो कृषि को प्रोत्साहन, आंकड़ों का संग्रहण, अनुरक्षण, रखरखाव, उत्पादन तथा खनन को प्रोत्साहन, मंडी स्थलों के निर्माण ने भी सत्ता के केंद्रीकरण को स्वीकृति दी और कौटिल्य ने स्थिरता और व्यवस्था, सामाजिक कल्याण और भौतिक समृद्धि को महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान किया। ठीक है ना। तो उस समय की जो दृश्य शासन की प्रणाली होती थी वो केंद्रीकृत प्रणाली हुआ करती थी। केंद्रीकृत का मतलब होता है कि राजा के हाथ में पूरी शक्तियां हुआ करती थी। ठीक है ना, प्रशासनिक दृष्टि पे। तो एक विशाल साम्राज्य में दूर बैठे राजा को जिला या प्रांत जैसे सरकार के जो निम्न स्तर के होते थे उनकी स्थिति के बारे में उपयुक्त उचित निर्णय लेना होता था। तो वो कैसे लेते थे, तो यह राजा द्वारा सहभागी नियम निर्माण के माध्यम से संभव था। अब भाई राजा तो सर्वोच्च ऊपर
और अपने केंद्र में बैठा, जहां पर उसने राजधानी बना ली है, जहां से शासन को चला रहा है वो, लेकिन उसने प्रांत में बांट दिया साम्राज्य को, प्रांत के बाद जिले, राज्य और इन सभी चीजों में बांट दिया, नगर में बांट दिया। तो अब वहां पे कोई अगर निर्णय लेना हो, वहां की जानकारी लेना हो, तो कैसे ले सकता था? तो इसके लिए सहभागी नियम निर्माण, ठीक है ना, सहभागी नियम निर्माण था, जिसके माध्यम से संभव हो पाता था। और 2 कदम इस निर्णय प्रक्रिया के हिस्से थे, 2 कदम, यानी एक, निर्णय लेने से पहले राजा को मंत्रिपरिषद जैसे अधिकारियों से परामर्श करना होता था। यदि राजा कोई भी जिला, नगर से संबंधित कोई भी निर्णय लेता है, प्रांत से संबंधित कोई निर्णय लेता है, तो उसको अपने मंत्रिपरिषद अधिकारियों से विचार विमर्श यहाँ पे करना पड़ता था। और दूसरा जो था सहभागी नियम निर्णय के अंतर्गत, सहभागी नियम निर्णय क्या है? तो सहभागी नियम निर्णय है कि राजा को सरकार के निम्न स्तर पर उसकी स्थिति जानने के लिए, ठीक है ना, जो भी स्थिति है उसको जानने के लिए क्या करना पड़ता था? सहभागी नियम निर्णय के माध्यम से ही, सहभागी नियम निर्णय के निर्माण के माध्यम से वह स्थिति को जान पाता था। और सहभागी नियम निर्माण जो है वो 2 कदम यानी 2 चीजों पर व्यवस्थित था, आधार था। एक था निर्णय लेने से पहले राजा को मंत्रिपरिषद जैसे अधिकारियों से परामर्श यानी कि बात करनी होती थी, और दूसरा राजा को निचले स्तरों से जानकारी प्राप्त करनी होती थी, जैसे राजा द्वारा निपटारे के लिए विचाराधीन विषय संबंधित जानकारी, ठीक है ना। तो यह व्यवस्था इसलिए कायम की गई ताकि निर्णय लिए जाने वाले विषय के बारे में वास्तविक समझ प्राप्त हो सके और हकीकत तक, नीचे तक पहुंचा जा सके, जहां पे इसकी जड़ है, ठीक है। सहभागी नियम निर्माण याद रखिएगा। फिर सत्ता तथा उत्तरदायित्व, कौटिल्य का अभी हम सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सत्ता और जिम्मेदारी के साथ साथ चलना, शायद इसी कारण से राज की सारी शक्तियां राजा में निहित ही नहीं बल्कि अपनी प्रजा की प्रगति और खुशहाली के लिए जिम्मेदार भी बनाया गया था। तो सत्ता होती ही थी, साथ में प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व भी राजा का होता था, और उससे अपेक्षा की जाती थी कि वह लक्ष्य की प्राप्ति सत्ता के समुचित प्रयोग द्वारा करेगा। और अधिकार की एक प्रणाली में कौटिल्य का विश्वास था। उन्होंने प्रजा तथा सरकारी कार्यकर्ताओं दोनों द्वारा किए गए अपराधों के लिए अनेक प्रकार के दंड निर्धारित किए थे। यदि कोई अपराध करता है, चाहे वो प्रजा हो या चाहे वो राज्य में रहने वाला, मतलब राजा प्रशासनिक कार्मिक के अंतर्गत कोई भी कार्य करता हो, दोनों के लिए अपराध दंड निर्धारित कर दिए गए थे। और इस तथ्य पर सभी प्रशासनिक विचारकों और व्यवसायियों ने बल दिया कि लोक अधिकारी को कानून तथा उस संस्था जिसका वह सदस्य है दोनों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, परंतु एक अधिकारी के कार्य कृत्यों के लिए जिम्मेदारी को मात्र एक कानूनी ढांचे के संदर्भ में न देखा जाए, उसका बल्कि मूल्यांकन भी किया जाए। तो ये हो गया सत्ता एवं उत्तरदायित्व, ठीक है। उत्तरदायित्व के इस पहलू को ध्यान में रखते पाया जाता है कि कौटिल्य ने प्रशासनिक भूमिका प्रबंध के कानूनी, सदाचारी और नैतिक आयामों को बहुत महत्व दिया। राजा से लेकर अन्य विभागों के अध्यक्षों द्वारा अपने कर्तव्यों के अनुपालन के लिए कौटिल्य ने स्पष्ट पद्धतियां, कार्यविधि को निर्धारित किया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें सिद्धांत नहीं लेते हैं, 4-5 सिद्धांत हो गए हैं, इतना काफी होगा, ठीक है ना। ओके, कौटिल्य ने क्या कहा उत्तरदायित्व के प्रति? तो कौटिल्य ने कहा कि राजा और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को एक नीति पर अमल करनी चाहिए, और करने से पहले लागत और लाभ की पूर्व जानकारी होनी चाहिए। राजा को राज्य के अधिकारियों पर अंतिम नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि उनमें से प्रत्येक अपने कर्तव्यों का पालन जो है कार्यकुशलता, प्रभावशाली और कर्मनिष्ठा से कर सके, ठीक है ना, राइट। और ऐसा घटित होने के लिए वे गुप्तचरों और हित प्रवाहियों की एक प्रणाली निर्धारित होनी चाहिए, राइट। इसे देख लीजिएगा। मूल आधारित प्रशासन क्या है कौटिल्य का? मूल आधारित प्रशासन, ठीक है ना, वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्य ने मूल आधारित प्रबंधन और प्रशासन की अवधारणा को प्रस्तुत किया, और उन्होंने एक नेता यानी प्रशासक में अनेक गुणों की पहचान की, और यह टिप्पणी भी की उन्होंने कि संगठन के मौलिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नेता को सद्गुण युक्त, सच्चा और दुर्गुणों यानी बुराइयों से मुक्त होना चाहिए, ठीक है ना। बुजुर्गों की सलाह के माध्यम से विश्वसनीयता, आभार और उदारत्व और तत्परता और दीर्घकालीन दृष्टि उसमें होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, अर्थशास्त्र में अंतर्निहित लोक प्रशासन के कुछ सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जो भी सिद्धांत देख के आए वही है, और यदि अर्थशास्त्र में नहीं पूछता है, कौटिल्य का पूछता है, तब भी वही है, क्योंकि अर्थशास्त्र रचना जो है कौटिल्य की, ठीक है। प्रशासनिक
व्यवस्था का संगठन और संरचना क्या है, ये देख लीजिए आप। तो कौटिल्य के समय में, तो कौटिल्य द्वारा या अर्थशास्त्र, ठीक है ना, कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथों में प्रशासन और शासक के इस पहलू पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। और शासन के उद्देश्य से कौटिल्य का राज्य सरकार की एक केंद्रीकृत प्रणाली थी, परंतु प्रशासन के उद्देश्य के लिए उसे एक विकेंद्रित प्रणाली कहा जा सकता है। तो अर्थशास्त्र में पाया जाता है कि सरकार 3 स्तरों पर संगठित थी। तो अर्थशास्त्र में सरकार किस तरह की थी, ठीक है ना, या फिर प्रशासनिक व्यवस्था का संगठन और संरचना। तो एक क्या होती थी, सॉरी, एक केंद्र, ठीक है, प्रदेश और स्थानीय। तो राजा की संस्था, केंद्र सत्ता का अधिकेंद्र था और संगठन का एक पिरामिड के रूप में किया गया था, ठीक है ना, सरकार का गठन। तो देखिए मेन जो होता था वो केंद्र ही होता था, क्योंकि पूरा पावर, पूरी सत्ता, पूरे अधिकार उसी के पास हुए होते थे, और वहां राजा जो होता था मेन होता था। तो सरकार का गठन जो होता है एक पिरामिड के आकार में किया गया था, जिसकी चोटी या शिखर पर राजा होता था, नीचे उसके अधिकारी कर्मचारी होते थे। राजा की सारी शक्तियां विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में होती थी, और कोई प्रचलित एकत्ववादी राज प्रणाली के संचालन को देख सकता है। तो राजा कानून का स्रोत था, वह निर्णयों के अक्षर से कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार, और वह न्याय का अंतिम स्रोत था। तो राजा जो है कानून बनाता था, वही कानून देता था, ठीक है ना, राइट, और हर काम के लिए जिम्मेदार भी राजा ही होता था, ठीक है ना। तो राजा की संस्था कही गई है, परंतु उसकी सत्ता बेलगाम या निरंकुश नहीं थी। उसकी भूमिका और उस भूमिका की अदायगी के तरीके स्पष्ट रूप से परिभाषित थे। उसके दंड का प्रावधान भी था, जिसे राजा को उस स्थिति में भोगना था, और यदि अपनी सत्ता के प्रयोग में उसे न्यायपूर्ण और निष्पक्ष न पाया गया हो। यानी कि ऐसा नहीं था कि सत्ता राजा के हाथ में थी तो राजा कुछ भी कर सकता था। राजा के लिए भी उस टाइम में दंड बने हुए थे, और यदि राजा अपने प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता है, ठीक है ना, अपने कानूनों का सही पालन, सही उपयोग नहीं करता है, ठीक है ना, और अपनी सत्ता के प्रयोग में उसे न्यायपूर्ण पाया जाता है, निष्पक्ष पाया जाता है, तो उसे छड़ी दंड का प्रयोग अपनी जनता की और अपनी आध्यात्मिक भलाई और खुशहाली और सुख के लिए करना चाहिए। यदि वह अपने कर्तव्यों को निर्देशानुसार निभाने में असफल होता है, अपने कर्तव्यों को निभाने में असफल होता है, तो वह निश्चित रूप से जन आक्रोश को, यहाँ तक कि विद्रोह के का भी सामना कर सकता है, जो जनता द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है राजा की संस्था, ओके, ठीक है। बहुत लंबा है, इसको सबको लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, तो कुछ कम कम लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे ये वही कार्य है जो राजा को खुश रख सकता है। कौटिल्य ने लिखा कि प्रजा की खुशी राजा की खुशी है, और प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण है। तो राजा को स्वयं जो अच्छा लगे उस पर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रजा के हित में कार्य करने चाहिए, यानी प्रजा पर ध्यान देना चाहिए, जो प्रजा को अच्छा लगे वही करना चाहिए। और पालिका यानी जिसमें कानून रहता है, यहाँ पे राजा कहा गया है। तो पालिका के अलावा राज्य के उच्चतम पदों पर आसीन अनेक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, पुरोहित, पुजारी, महामात्र, सेनापति, अमात्य और अध्यक्ष। तो अर्थशास्त्र में स्पष्ट नहीं है क्या अधिकारी एक पदानुक्रम निर्देशित प्रणाली में बंधे हुए थे, या राजा के सभी समस्तरीय संबंध पर आधारित एक सपाट संगठन था, ठीक है, राइट। फिर संगठन विभाग के आधार, अभी राजा का देखा हमने ऊपर, ठीक है ना, राजा की सत्ता, अब यहाँ पे संगठन विभाग के आधार हो गए। तो प्रशासनिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू जो लोक प्रशासन के एक विद्यार्थी के लिए ध्यान देने योग्य वो ये है कि मौर्य काल में कार्य के संगठन के आधार पर आधुनिक युग के संगठन के कुछ सिद्धांतों से मेल खाते हैं, जो मौर्य काल में, क्योंकि अर्थशास्त्र मौर्य काल में लिखी गई है, जो चाणक्य ने लिखा था, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, ठीक है, याद रखिएगा। तो मौर्य काल के जो कार्य थे, संगठन के आधार थे, वो आधुनिक युग के कुछ संगठन और सिद्धांतों से मिलते हैं। तो अर्थशास्त्र के विभिन्न अध्यायों से यह अनुमान लगाया जाता है कि विभागों का संगठन प्रजा, लक्ष्य और प्रक्रिया के अनुसार है। जो विभागों का संगठन किया गया है वो प्रजा, लक्ष्य और प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। व्यवसायों का विभाग, रक्षा विभाग, राजस्व की, कृषि और हाथी घोड़े, कारगार, आभूषण, टकसाल कुछ विभाग होते हैं, और जिनका उल्लेख आधार के संकेतों के रूप में किया जाता है। तो कौटिल्य ने अपनी द्वितीय पुस्तक में विभागों का विस्तृत वर्णन किया है, जो अन्य सभी पुस्तकों से बहुत लंबी है, और पुस्तक में 34 अध्यक्षों का उल्लेख इसमें किया है, ठीक है ना। तो बहुत सारे यहाँ पे अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, एक विभाग एक विभाग के अंतर्गत एक इकाई की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष नीचे यहाँ पे दिए गए हैं, इतने सारे हैं, ठीक है ना। धातु और आभूषण, नमक, राज व्यापार, वन उत्पाद, आयुध विभाग, भार तथा परिमाण, समय पाल, सीमा शुल्क, चुंगी, राजभूमि, जहाज रानी, बंदरगाह, ये सभी देख लीजिए, ठीक है ना,
ओके। तो यदि इस कार्य का विभाजन का और सूक्ष्म परीक्षण किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ विभाग वास्तव में एक विभाग के ही भाग या प्रखंड थे। जैसे कपड़ा, तो कपड़ा में खनन और धातु कर्म, खान और धातु, टकसाल और नमक, सिक्के, बहुमूल्य धातु, ये सभी एक के अलग अलग भाग खंड हुआ करते थे। ठीक है ना, तो ये हमने देख किया। ओके, अब यहाँ पे अन्य अधिकारी भी हुआ करते थे। फिर स्थानीय स्तर पर प्रशासन है, तो स्थानीय स्तर पर भी प्रशासनिक इकाइयां स्थापित की गई थी। नगर पालिका प्रशासन की अध्यक्षता मुख्य शासक द्वारा की जाती थी, जिसे नागरिक के नाम से जाना जाता था। उसकी सहायता के लिए अनेक गोप थे, जो प्रत्येक, क्योंकि नगर में शुरू ही देख चुके हैं, नगर में गोप हुआ करते थे। ठीक है ना, स्थानीय के लिए स्थानिक हुआ करते थे। तो जो गोप होते थे, जो प्रत्येक वार्ड या मोहल्ले के प्रशासक थे, और जिनमें नगर बटा हुआ था, और नागरिक का कार्य प्रजा और संपत्ति की सुरक्षा और सलामती को सुनिश्चित करना था। मनोरंजन और वेश्यावृत्ति के स्थलों को निजी व्यक्तियों और धर्मांध संस्थाओं द्वारा संचालित डेरों या आवासों को नियमित करना था, क्योंकि पहले वेश्यावृत्ति भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी राजाओं के टाइम में। ठीक है ना, तो ग्रामीण प्रशासन का विभाजन स्थानीय में किया गया, जो आधुनिक युग के जिले के समान है, और जिसकी अध्यक्षता स्थानिक के, देखिए स्थानिक नामक अधिकारी द्वारा की जाती है। वह कानून और व्यवस्था को कायम करने के लिए जिम्मेदार होता है, और स्थानीय प्रशासन में कोष अथवा राजस्व की वसूली पर भी उसका सूक्ष्म पर्यवेक्षण, थोड़ा सा पर्यवेक्षण का काम होता था। ठीक है, ओके। चारागाह या गोचर भूमि का प्रबंधन, ये सभी उसकी जिम्मेदारी होती थी स्थानिक का। ठीक है ना, ओके। एक अन्य संस्था थी जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह ग्राम वृद्ध यानी गांव के बुजुर्ग थे, जिन्होंने मंदिर संपत्ति और नाबालिग की संपत्ति न्यासी यानी ट्रस्टी का माना जाता था। वो ग्रामों के बीच सीमा विवादों के निपटारे के लिए मदद करते थे और खेतों संबंधित विवादों में न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे। ठीक है ना, तो अर्थशास्त्र में वर्णित केंद्र में प्रशासनिक उपकरण व्यवस्था के संगठन और संरचना का वर्णन कीजिए। तो यही आपको लिखना जो पढ़ा के आए हैं, अर्थशास्त्र में प्रशासनिक उपकरण के प्रशासनिक संगठन की चर्चा करिए, तो वही लिखना पड़ेगा। कार्मिक प्रशासन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये बन जाता है। कार्मिक प्रशासन, कार्मिक प्रशासन क्या कहलाता है? ठीक है ना, ओके। चलिए इसको देख लेते हैं। तो एक अच्छे प्रशासक की विशेषता उसे चलाने वालों की गुणवत्ता द्वारा चिन्हित होती है, यानी जानी जाती है। तो एक अच्छे प्रशासक की विशेषता होती है उससे जो चला रहा होता है उसके गुणों से। ठीक है ना, और एक पुरानी कहावत है, अर्थशास्त्र द्वारा चित्रित प्राचीन प्रशासक इससे अलग नहीं थे। और जहां तक अर्थशास्त्र में जन सेवकों यानी लोक सेवकों का विवरण का संबंध है, और कौटिल्य इस तथ्य बात पर बल देते हैं कि राज्य अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति उन लोगों के माध्यम से करता है जो निर्णय, नीतियों और परियोजनाओं के प्रशासन के कार्य में लगे होते हैं। और कार्मिक प्रशासन भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि राज्य की गतिविधियों का विषय क्षेत्र विस्तृत और विविध था, और जिसने क्रमशः लोक प्रशासन के विस्तृत और विविध विषय क्षेत्र का संकेत दिया। ठीक है ना, तो कार्मिक प्रशासन आखिर है क्या, एक संक्षिप्त में इसको हम किस तरह से कह सकते हैं। और राज्य सार्वजनिक रोजगार मुख्य स्रोत हुआ करता था रोजगार का। देखिए अब इतना हमने पढ़ा। तो कार्मिक प्रशासन जिसे मानव संसाधन यानी प्रबंध के रूप में, मानव संसाधन प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, अब मानव संसाधन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाती हैं, यानी एक कंपनी में कर्मचारियों का समन्वय और विनिमय कैसे होता है, उसमें श्रेणियों का आयोजन, संघों का आयोजन, भर्ती, प्रशिक्षण, मूल्यांकन आदि शामिल होते हैं। ठीक है ना, तो ये कार्मिक प्रशासन कहलाता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कार्मिक प्रशासन का प्रबंध शास्त्र के उस क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है ना, जो संगठन, आयोजन और नियंत्रण से संबंधित होता है। ठीक है, किससे? संगठन, आयोजन और नियंत्रण से संबंधित होता है। तो कार्मिक प्रशासन से सीधा सा तात्पर्य किसी संगठन में काम करने वाले व्यक्ति से होता है। और कार्मिक प्रशासन का मतलब संगठन में काम करने वाले व्यक्ति से होता है। और कार्मिक एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो अपना काम पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ समय पर करता है। ठीक है, ओके। तो ये कार्मिक प्रशासन हो जाता है। चलिए आगे अब देख लेते हैं। इसमें ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है ना, राज्य मूल रूप से कल्याणकारी राज्य था। ठीक है ना, और जिसमें छोटी मछलियों को जीने का उतना ही अधिकार था जितनी बड़ी मछलियों को हो। तो जितना बड़े आदमियों को जीने का अधिकार है, पूंजीपतियों को, उतना ही छोटे व्यक्तियों को, प्रजाओं को भी जीने का अधिकार है, जिसमें राजा को प्रजा के साथ अपने संतान जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अनाथों, निराश्रय, असहाय जो होते हैं, वृद्ध जो होते हैं, उनकी देखभाल करना राज्य उपकरण व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। और राज्य की नीति को समाज की सुरक्षा, कानून और व्यवस्था को कायम रखना होता है। ठीक है ना, प्रदेशों की सुरक्षा, सलामती, नागरिक की खुशहाली के लिए राज्य को कर्तव्य में ध्यान में रखकर
काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो कौटिल्य ने अपने आधुनिक अर्थ में कार्मिक प्रशासन शब्द के प्रत्येक पहलू का अध्ययन नहीं किया है, और पुस्तक संख्या 5 के पठन में स्पष्ट होता है कि कर्मचारियों के चयन के तरीकों और साथ ही साथ उनकी क्षमताओं को सुधारने के महत्व के प्रति सचेत थे। तो एक सार्वजनिक रोजगार इच्छुक व्यक्ति में पहचानने लायक दो मूल विशेषताएं होती हैं, राजा और राज्य यानी साम्राज्य के प्रति वफादारी और प्रतिबद्धता, जो अन्य किसी योग्यता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो कोई व्यक्ति यदि रोजगार लेने वहां पे आता था, यानी वहां पे इतने सारे वो पद बनाए गए थे, ठीक है ना, इतने सारे स्तर बनाए गए थे, उनमें कोई काम करने के लिए आना चाहता था तो दो विशेषताएं उनको पहचानने के लिए होती थी। पहला होता था कि जो राजा होता था या साम्राज्य होता था उसके प्रति वफादारी वो दिखाए, ठीक है, और जो भी कहा जाए उसके प्रति वो प्रतिबद्धता दोहराए, तो जो अन्य किसी योग्यता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। तो दूसरे शब्दों में कौटिल्य ने राज्य द्वारा भर्ती किए जाने वाले आवेदक में 3 प्रकार की योग्यताओं का ध्यान दिया। मैंने बताया ना कार्मिक किसे कहते हैं, संगठन में काम करने वाले व्यक्ति को। तो ये क्या है, प्रशासक क्या है, संगठन ही तो है ना, जहाँ पे शासन चलता है, इतने सारे उसमें डाइवर्ट होता है, प्रांत में, स्थानीय में, है ना, फिर नगर में, सब चीजों में। तो यहाँ काम करने वाले लोग भी तो चाहिए ना, उनका वो होता है, एक पद होता है, तो उसके लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 प्रकार की योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, सदाचारी, नीतिपरक, तकनीकी या व्यावसायिक, और शासक तथा देश विदेश के प्रति वफादारी। तो उसे काम, क्रोध और लोभ से मुक्त होना चाहिए, उसमें काम, क्रोध, लोभ नहीं होना चाहिए, लालच और प्रलोभन से मुक्त होना चाहिए, और उसमें केवल एक ऐसा ही अधिकारी प्रजा और शासक दोनों के हितों की जो सेवा कर सके, इस तरह से उसे होना चाहिए, उसे संतोषजनक होना चाहिए। राज्य और प्रजा की सलामती और सुरक्षा का संबंध राज्य के कर्मचारियों के उच्च सदाचारी नैतिक चरित्र से होता है। इसमें घटित होने वाले कौटिल्य काम, क्रोध, मद और लोभ के मापन की परीक्षाएं निर्धारित करते हैं। तो वहां पे भी लोगों की परीक्षाएं ली जाती थी कि क्या इसमें कोई मदिरापान तो नहीं करता, इसमें क्रोध है कि नहीं, इसमें लोभ है कि नहीं, ये वफादारी राजा के प्रति, अपने काम के प्रति रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, ठीक है ना। तो कौटिल्य का ध्यान केवल उच्च पदों के अधिकारियों को आकर्षित हुआ और निम्नतर स्तर के कर्मचारियों पर उनकी नजर नहीं पड़ी, ठीक है ना। या अथवा उन्होंने यह सोचा होगा कि प्रशासन में सब कुछ चोटी पर यानी ऊपर बैठे व्यक्तियों की गुणवत्ता और अनुचर अर्थात अधीनस्थ कर्मचारियों को समान रूप से अधिपति अध्यक्ष के आचरण का अनुसरण करते हैं, नकल करते हैं। तो ये कार्मिक प्रशासन हो गया। अच्छा, उनकी भर्ती, पदोन्नत और स्थानांतरण कैसे होता है। तो भर्ती एक प्रक्रिया होती है, जैसे आजकल जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, सेम हुआ ये, सिर्फ वो टाइम था, कौटिल्य का टाइम था, चंद्रगुप्त मौर्य का, और आज के ये प्रेजेंट टाइम है, ठीक है ना। तो क्या होता है, भर्ती की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित और परिभाषित प्रशासनिक कार्यों के अनुपालन के लिए सर्वश्रेष्ठ खोज और चयन होता है, और या आयोग, जिन्हें कभी कभी अनादर पूर्ण तरीके से धूर्त या दुर्जन के नाम से भी पुकारा जाता है, और उनकी छटाई की जाती है। तो निसंदेह आज जैसा पाया जाता है उस प्रकार की ना तो मुक्त यानी खुली भर्ती प्रणाली थी और ना ही स्वतंत्र एजेंसी हुआ करती थी, ठीक है ना। उच्च पदों के अधिकारियों के चयन के लिए राजा स्वयं जिम्मेदार होता था, क्योंकि चयन राजा ही करता था, ठीक है ना। तो भर्ती के स्रोत स्पष्टता से ना तो उल्लेख मिलता है और ना ही उसकी पहचान की गई है। इसका आशय यह हो सकता है कि यह भर्ती एक प्रकार की बंद मॉडल रहा हो, यानी, और दूसरा विभिन्न कार्यात्मक जिम्मेदारियों के लिए आवश्यक योग्यताओं को समान रूप से परिभाषा दी गई। यानी इसकी भर्ती तो सिर्फ राजा करता रहा होगा, राजा की नजर में जो रहता होगा राजा उसको बना देता रहा होगा अधिकारी, या फिर दूसरी भर्ती का तरीका ये रहा होगा कि जो इनके अपने खुद के क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हैं, जैसे मीटिंग वगैरह जो होती थी उसको क्या बोलेंगे, पहले के टाइम में सभा जो होती थी, तो उसमें निर्णय लिया जाता रहा होगा, कुछ लोग रहते रहे होंगे और वो लोग इसको सजेस्ट करना जिसको बोलते, सुझाव देते रहे होंगे और राजा उन्हें बना देता रहा होगा। तो इस तरह की शायद भर्ती प्रक्रिया पहले रही होगी, ठीक है ना। ओके, तो किसी भी पद का कार्यकाल में नियुक्त होने से पहले लोक सेवकों को अनेक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता था, ठीक है ना। उदाहरण के लिए एक प्रसंग आता है धर्मोपदा यानी धर्म उपदा और अर्थोपदा, धर्मोपदा, अर्थोपदा यानी अर्थ उपदा, भयोपद, भय उपदा और कामोपदा यानी काम उपदा जैसे परीक्षाएं, ये नाम है परीक्षाओं के, और जिनके द्वारा प्रत्याशियों का गुणों का लोभ, भय से मुक्ति और इनके अतिरिक्त आचार, नैतिक सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता की, पवित्रता की यहाँ पे जांच की जाती थी, ठीक है। और जो धर्मोपदा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते थे उन्हें धर्म स्थानीय और संकट शोधक नियुक्त किया जाता था, जबकि वो प्रत्याशी जो प्रलोभन से मुक्त की परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे, लालच नहीं करते थे और परीक्षा में पास हो जाते थे, उन्हें राजस्व और माल गोदाम के विभाग के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।
ठीक है। तो प्रमाणित चरित्रवान व्यक्तियों को महिलाओं के विभाग और राजा के अनंतपुर का प्रभारी बनाना चाहिए और प्रधानमंत्री का पद उन्हें मिलना चाहिए जो चरित्र की सभी परीक्षाओं में सफल रहे हों और समस्त प्रलोभनों से, लालच से, प्रलोभन का मतलब लालच होता, सभी लालचों से मुक्त रहे हों। ठीक है ना। ये कार्मिक प्रशासन है। यदि कार्मिक प्रशासन आता है तब भी आपको यही लिखना है, और यहाँ पर यदि कौटिल्य का अर्थशास्त्र का कार्मिक प्रशासन आता है तब भी आपको यही लिखना है। वेतन, तनख्वाह और वेतन आप देख लीजिएगा। यहाँ पे निश्चित राशि मिलती थी जिसे राजा की स्वेच्छा से बढ़ाया घटाया जा सकता था, और जो अधिकारी द्वारा राज के वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हुआ उसमें आज सफलता पर निर्भर होता था। ठीक है ना। तो निश्चित राशि हुआ करती थी जो राजा के ऊपर डिपेंड रहती थी। ठीक है। ओके, लोक सेवक का प्रशिक्षण ये नहीं देखेंगे। चलिए, वित्तीय प्रशासन क्या होता है। कौटिल्य के राज में, क्योंकि अभी हम कौटिल्य पढ़ रहे हैं, पूरा लेसन आपका कौटिल्य यानी अर्थशास्त्र का है। ठीक है। तो कौटिल्य के राज्य के वित्तीय व्यवस्था का उच्च महत्व दिया है कौटिल्य ने। ठीक है ना। राज्य के, और उनका विचार था कि राज्य की शक्ति उसके कोष के बल पर निर्भर रहती है, और यही कारण है कि करों की वसूली और राज्य के संसाधनों में वृद्धि के विषयों के साथ साथ कोष के प्रबंधन और प्रशासन की ओर विशेष ध्यान देते। देखिए, जिस राज्य का कोष जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, यानी जितना ज्यादा उसमें पैसे जमा होंगे, ठीक है ना, वो धनी होगा, वो राज्य उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि उसे किसी बात की चिंता नहीं होगी। जब पैसे पास में है तो हर एक चीज खर्च करके वो खरीद सकता है, सैनिकों को खरीद सकता है, और यहाँ पर फसल वगैरह कृषि के काम के लिए, हर एक चीज के लिए। लेकिन जो राज्य अंदर से खोखला है, जिसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो राज्य शक्तिशाली नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे करों की वसूली और राज्य के संसाधनों की वृद्धि के लिए कोष प्रबंधन और प्रशासन की ओर ध्यान देना था, और वित्त से जुड़े जिन अन्य क्षेत्रों में कौटिल्य ध्यान आकर्षित किया, बजट, कृषि कर, लेखा परीक्षा और लेखा था। बजट, कृषि कर, लेखा परीक्षा और लेखा था। मौर्य काल में कोष को प्रशासनिक प्रणाली का अत्यावश्यक हिस्सा माना गया। तो कोष के प्रति राजा को अपना सर्वोत्तम ध्यान समर्पित करना था, क्योंकि राज्य की समस्त गतिविधियां उसी पर निर्भर थी, और उनका कहना एक समान सत्य है कि बिना संपत्ति या धन के प्रशासन को चलाना बेशक असंभव है। बिना संपत्ति धन के प्रशासन को नहीं चलाया जा सकता है, कठिन होता है। अतः ऐसा कहा गया कि एक राजा जिसका कोष रिक्त या जर्जर है, खाली है, वह नागरिक व देश की जीवन शक्ति यानी जीवन की रक्षा नहीं कर सकता है। तो संबंधित अधिकारियों का कर्तव्य था कि वे संसाधनों का निर्माण, सशक्तिकरण और वृद्धि करें। ठीक है ना। लेकिन निरंकुश, स्वेच्छाकारी, अनुचित और न्यायपूर्ण तरीके से नहीं। ठीक है ना। तो उन्हें केवल ऐसे ही करों को लागू और वसूल करना चाहिए, यानी लागू करना और लेना चाहिए जो उचित और तर्क संगत हो। तो ये देख लीजिएगा वित्तीय व्यवस्था थोड़ा सा। ठीक है। ओके, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रशासनिक कौटिल्य अर्थशास्त्र निष्कर्ष, मतलब ये यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है ना। ओके, देखिए, प्राचीन समय में प्रशासनिक प्रणाली के मुख्य लक्ष्यों को निम्नलिखित रूप से पहचान कर सकते हैं। जब अर्थशास्त्र की रचना की तो प्रशासनिक प्रणाली के मुख्य लक्ष्य कौन है, अगर आप पूछा जाता है प्रशासनिक प्रणाली के मुख्य विशेषता बताइए, मुख्य लक्ष्य बताइए, तो यह एक केंद्रीकृत प्रणाली थी पहला, यह एक नौकरशाही प्रणाली थी दूसरा। ठीक है। लक्ष्य विशेषता, यह प्रशासक के सिद्धांतों पर संगठित की गई, जिसे आगे चलकर प्रशासनिक प्रबंध विचारधारा से जुड़े अनेक प्रशासनिक विचारकों द्वारा प्रतिपादित किया। यह कल्याणकारी प्रशासन था। ठीक है। और हितकारी सत्तावादी प्रणाली के एक उदाहरण, यह मंत्रणा एवं परामर्श द्वारा सरकार थी, क्योंकि मंत्रिपरिषद के रूप में निर्णय लेने के लिए परामर्शीय सलाहकार तंत्र का यहाँ पे उल्लेख पाया जाता था। हालांकि राजा का जो निर्णय होता था वो लास्ट में वही माना जाता था। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे प्रशासनिक प्रणाली के मुख्य लक्ष्य विशेषताएं हो गई। ठीक है। ओके, और इसमें कुछ है क्या। कौटिल्य के बारे में हमने पढ़ लिया, उससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज आप कर लीजिएगा। महात्मा गांधी भी हम आपको बता देते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। स्वराज पर गांधी के विचार और ट्रस्टीशिप पर गांधी के विचार, ट्रस्टीशिप का अमल। ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका बन जाता है, महात्मा गांधी का भी। ठीक है ना। तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी, आधुनिक युग के, आधुनिक भारत के करिश्माई नेता थे, और जिनका कोई सानी नहीं था, कोई उनके बराबर नहीं था। वे केवल नेता नहीं अपितु एक दार्शनिक, चिंतक, लेखक, संपादक, समाज सुधारक भी थे। उनका जन्म गुजरात के एक व्यापारी परिवार में हुआ था। कानून की पढ़ाई के लिए अफ्रीका गए थे। 1914 के बीच दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से अहिंसा, वाक स्वतंत्रता, समानता, स्वराज के विचारों को लागू किया अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ जो है उन्होंने एक अभियान वहां
पे चलाया था, ठीक है ना। उनकी प्रमुख जो उपलब्धियां थी, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में प्रख्यात थे वो, और भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अतुलनीय योगदान उनका माना जाता है। सत्याग्रह अथवा अहिंसा से पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया अपनी ओर, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, मेन बात पे आ जाते हैं। स्वराज पर गांधी जी के क्या विचार थे, ठीक है। स्वराज पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, स्वराज पर नहीं पूछेगा ना, मुझे नहीं लगता है। गांधी जी वास्तव में भारत के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों का स्वराज चाहते थे, और उनका मानना था कि भारत की आत्मा उनके गांवों में बसती है। वे सत्ता का प्रवाह नीचे चाहते थे, ऊपर नहीं चाहते थे। नीचे का मतलब गांवों की ओर, और वो भारत में वास्तविक लोकतंत्र चाहते थे। और उन्होंने कहा था कि वास्तविक लोकतंत्र केंद्र में बैठे 20 लोगों द्वारा नहीं चलाई जाती, वह नीचे से गांव के प्रति व्यक्ति द्वारा चलाई जानी चाहिए, यानी पंचायत। ग्रामीण गणतंत्र की कल्पना करते थे वे। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र को दर्शाता है। आ गया देखिए पंचायती राज, ठीक है ना। और सबसे निम्न भारतीय को राजा के बराबर माना जाए, गांधी जी के विचार थे, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने पंचायती राज का समर्थन किया, जहां विकेंद्रित सरकार होगी। विकेंद्रित मतलब सरकार की शक्ति पूरे एक सरकार के हाथ में नहीं होगी, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगी, सिर्फ केंद्र के हाथ में नहीं होगी। सत्ता जो है धीरे धीरे करके केंद्रित होकर विभाजन होकर नीचे की ओर आएगी, जैसे राज्य में, राज्य के बाद कहा जिला में, ठीक है। प्रत्येक गांव अपने विकास के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। उस विचार को ग्राम स्वराज का नाम दिया गया। तो गांधी जी का जो विचार क्या था, तो ये लिखेंगे। गांधी जी के ग्राम स्वराज से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही लिखना होगा। और वो चाहते थे कि राजनीतिक सत्ता गांव, भारत के गांवों में बांटी जाए, और वो लोकतंत्र के लिए स्वराज शब्द का उपयोग उपयुक्त मानते थे, ठीक है। और लोकतंत्र स्वाधीनता पर आधारित थी। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वाध्यायी, स्वशासी, आत्मनिर्भर समाज, जहां व्यक्ति को सहभागिता का अवसर प्रदान करता है, एक दूसरे के साथ में मिलजुल के काम करने का, वही संभव है। तो यहाँ पर गांधी जी के अनुसार ग्राम स्वराज की मेरी कल्पना ऐसे पूर्ण गणतंत्र की है जो अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने पड़ोसी पर आश्रित न हो, परंतु परस्पर निर्भरता हो जहां आवश्यकता हो, ठीक है ना। गांधी जी का ग्राम स्वराज जो था, मानव केंद्रित, गैर सरकारी, विकेंद्रित ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो गांधी जी का ग्राम स्वराज कैसा है, मानव पे केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। केंद्र केंद्रित नहीं, मानव पे केंद्रित होना चाहिए, जिसमें लोगों का शोषण ना हो, तो गैर शोषणकारी, और स्वैच्छिक सहभागिता से, ताकि लोग अपनी इच्छा से उसमें भाग ले सके, ठीक है। ताकि भोजन, कपड़े और आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर हो। ये गांधी जी का ग्राम स्वराज था, ठीक है ना, राइट। तो वे गांव में ग्राम स्वराज चाहते थे, जहां ग्राम गणतंत्र होगा और सभी कार्यों का प्रबंधन आम जन द्वारा, आम जन लोगों द्वारा किया जाएगा। और उसके अनुसार ग्राम स्वराज के अंतर्गत प्रत्येक गांव लोकतांत्रिक होगा, और जहां पर बड़ी जरूरतों के लिए वे अपने पड़ोसी पर आश्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति भूखा अथवा वस्त्रहीन नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने लायक काम होंगे, और यह तभी संभव होगा जब उत्पादन के साधन जनता के अधिकार में होंगे। तो गांधी जी के स्वराज के विचार में आदर्श गांव, ग्रामीण तंत्र मुख्य था। वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है गांधी जी का स्वराज, ठीक है ना। ओके, चलिए अब आगे देख लें। गांधी जी के आधुनिक व्यवस्थित समाज के सिद्धांत क्या है। आधुनिक व्यवस्थित समाज के क्या सिद्धांत हैं। सबसे पहला अहिंसा, नॉन वायलेंस, व्यक्ति के स्वत अधिकार, व्यक्ति का खुद के अधिकार, जनसाधारण में सत्ता का एहसास, सबल स्थानीय संचार, लोगों में आपसी सहयोग, साक्षरता की प्राप्ति, भारतीय संस्कृति का पुनर्जन्म, राष्ट्रीय एकता, स्थानीय समुदाय जो स्वशासी होते हुए भी केंद्रीय सरकार के रूप में हो, परंतु अधिकार का केंद्र ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 भी ले लेंगे। अहिंसा ले लीजिए, व्यक्ति के स्वत अधिकार, खुद के अधिकार, जनसाधारण में सत्ता का एहसास, ठीक है ना, लोगों में आपसी सहयोग, साक्षरता की प्राप्ति, भारतीय संस्कृति का पुनर्जन्म, राष्ट्रीय एकता। बस इतना आप ले लीजिए, इतना काफी होगा, ठीक है ना। तो गांधी जी को विश्वास था कि ग्रामीण समुदाय समय के साथ स्थानीय ताकत और एकजुटता की भावना को लेकर जन्म देगा, लेकिन सार्थक पारस्परिक संबंध होंगे, सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देगा, और नागरिक गुणों की नर्सरी के रूप में उभरेगा, और एक आत्मनिर्भर गांव के अलावा देश को विस्तारित चक्र रूप में संगठित किया जाएगा। तो उन्होंने बहुत कुछ सोच के रखा था। गांव का समूह तालुका, तालुका का समूह जिला, जिला प्रांत के रूप में संगठित किए जाएंगे, ठीक है ना। ये है गांधी जी का स्वराज, ठीक है। ओके, स्वराज का बहुत अर्थ निकलता है गांधी जी की विभिन्न परिस्थितियों में। विदेशियों से देश को स्वतंत्र कराने के लिए भी स्वराज, व्यक्तियों की स्वतंत्रता को दर्शाने के लिए भी स्वराज,
व्यक्ति के आर्थिक स्वतंत्रता का आश्वासन भी स्वराज, और आध्यात्मिक स्वतंत्रता व व्यक्ति के स्वशासी होने के अर्थ में भी स्वराज ही होता है। जितने अर्थ गांधी जी के स्वराज के निकलते हैं। ट्रस्टीशिप पर गांधी जी के क्या विचार थे? तो ट्रस्टीशिप क्या होता है? ट्रस्टीशिप का उत्थान गांधी की 3 अवधारणाओं से होता है: अहिंसा, स्वराज और समानता। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है वो शोषण मुक्त आर्थिक चक्र की बात करता है। शोषण से मुक्त जो अर्थव्यवस्था है उसकी बात करता है ट्रस्टीशिप, ठीक है ना। और वे इस हिंसक चक्र को अहिंसक आर्थिक चक्र में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो गांधी जी के अनुसार केवल श्रम और पूंजी के बीच ही गतिरोध नहीं है, अपितु आवश्यकता और विलासिता के बीच भी टकराव है। यदि हम कहें कि श्रमिक और एक अमीर और एक गरीब के व्यक्ति के बीच में गतिरोध है, कोई मतलब कि झगड़े चल रहे हैं, कुछ दूरियां हैं, तो ऐसा नहीं है। ये टकराव जो है वो आवश्यकता और विलासिता यानी मांग और आपूर्ति, जितनी ज्यादा आवश्यकता होती है उससे ज्यादा उसकी आपूर्ति हो जाती, खत्म हो जाती है। तो राजनीतिक दर्शन में गांधी जी की ट्रस्टीशिप सिद्धांत का एक बहुत बड़ा योगदान है और उनके राजनीतिक दर्शन का यही एक आर्थिक अंग है। और इस सिद्धांत के केंद्र में सामाजिक साधनों को एक न्यास के रूप में यानी ट्रस्ट के रूप में रखना, और इस न्यास का ट्रस्टी मनुष्य होगा। यानी ट्रस्ट कौन करेगा? न्यास, न्याय कौन करेगा? वो कौन करेगा? विश्वास मनुष्य होगा। तो ऐसा करने से प्रकृति और समाज के साधन सभी में समान रूप से वितरित होंगे। और इस सिद्धांत का लक्ष्य था पूंजीवादी और साम्यवाद दोनों गुणों को साथ मिलाना, संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना। और गांधी का मानना था कि भौतिक संपत्ति समाज का न्यास है, ट्रस्ट है। व्यक्ति को केवल उतना ही लेना चाहिए जितना उसके सुविधाजनक जीवन यापन के लिए आवश्यक है। समाज के अन्य लोग उस संपत्ति से जुड़े हुए हैं, वे इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं तथा सभी के लिए कल्याणकारी योजना तैयार करें, ठीक है। तो गांधी जी ये कहते थे कि जितना आपको जिस चीज की जरूरत है आप सिर्फ उतना लीजिए, आप ज्यादा मत लीजिए। यदि आप जो जरूरत नहीं है उसको यदि आप ले लेंगे तो और लोगों तक वो चीज नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है ना, राइट। और सभी के लिए कल्याणकारी योजना तैयार करो। ट्रस्टीशिप की अवधारणा गांधी जी के विचार एवं राज्य की भूमिका में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की जड़ें गांधी के शोषण और समानता के विचारों से बंधी है। अन्य शब्दों में यह गांधी के समानता, न्याय और संघर्ष के विचारों को टटोलता है और गांधी के राजनीतिक अर्थशास्त्र में ट्रस्टीशिप की अवधारणा एक प्रमुख स्थान रखती है जो गैर शोषण मुक्त समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। यानी एक वो गैर शोषण मुक्त समाज का निर्माण करना चाहते थे और जो हक है वो व्यक्ति का खुद का होना चाहिए और जो जमीन है उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। अपनी आवश्यकता से ज्यादा मनुष्य को कुछ भी नहीं लेना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही साधन लेने चाहिए, ठीक है ना। ओके, चलिए। श्रम तथा पूंजी के बीच संघर्ष का एक मुख्य कारण बढ़ती आर्थिक असमानता थी और संसाधन तथा आय के श्रम एवं पूंजी के बीच असमान वितरण से आर्थिक असमानता उत्पन्न होती है और सर्वहारा वर्ग के शोषण का मूल कारण था। तो गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के पीछे दार्शनिक आधार है, ठीक है। यह अवधारणा नई नहीं है परंतु उन्होंने इस नए रूप में प्रस्तुत किया है कि दुनिया के सभी धर्मों को सरल जीवन शैली और मोह मुक्त होने की बात कही। गांधी के अहिंसावादी अर्थव्यवस्था में जिस आध्यात्मिक मनुष्य की बात कही वही बात हिंदू, बुद्ध और इस्लाम धर्म में भी कही गई। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि मनुष्य को अपनी जरूरत से अधिक नहीं कमाना चाहिए। विलासितापूर्ण जीवन ही सभी आर्थिक असमानता की जड़ है जो शोषण को जन्म देती है। मनुष्य को अपनी जरूरत के अनुरूप लेने की अनुमति है, परंतु जो भी इससे अधिक लेता है वह मोह और उसे इस बात की सजा मिलनी चाहिए। तो जो भी अपनी आवश्यकता से अधिक लेगा वो मोह कहलाता है और उसे सजा मिलनी चाहिए। और गांधी जी ने स्वीकारा है कि मोह मुक्त अवधारणा को उन्होंने भगवत गीता से ही लिया है, ठीक है ना, राइट, ठीक है। अपनी आत्मकथा में लिखा है कि न्यास शब्द का सही अर्थ उन्हें भगवत गीता से मिला और इसी शब्द ने उनके लिए मोह मुक्त जीवन की समस्या का हल दिया, ठीक है। तो ट्रस्टीशिप का मतलब होता है जीवन से आप मोह माया मत करिए, अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही वस्तुओं को उत्पादन करिए और उसको लीजिए जितनी आवश्यकता है, वरना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये है आपका ट्रस्टीशिप, देख लीजिएगा आप, ठीक है। ओके,
ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में गांधी श्रम और पूंजी के बीच गैर मशीनी संबंध स्थापित करना चाहते हैं। वे कार्ल मार्क्स की तरह पूंजीवाद अथवा बुर्जुआ वर्ग को समाप्त नहीं करना चाहते। न्यास की भावना से पूंजीवाद के दुष्परिणाम को दूर करना चाहते हैं। ठीक है, पूंजीवाद में पूंजीवाद जो होता है वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, ज्यादा अमीर बनना चाहता है, और किसका, श्रमिक का शोषण करके उनको कम पैसा देके। श्रम तो बहुत लेता है, उनका मेहनत बहुत करवाता है, लेकिन पैसा बहुत कम देता है। ठीक है, ट्रस्टीशिप सिद्धांत का एक आयाम श्रम और पूंजी के बीच आर्थिक संघर्ष भी है। पूंजी और धन मुख्यतः पूंजीपतियों के पास केंद्रित रहता है, जो संघर्ष का मुख्य कारण है, और कई बार यह संघर्ष हिंसक हो जाता है। ठीक है ना, राइट, जो मैंने अभी आपको बताया वो वही चीज है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ट्रस्टीशिप और स्वराज दो चीजें गांधी जी से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ओके, चलिए ट्रस्टीशिप अमल ये हम नहीं देखेंगे, हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन गांधी जी में से ले लिए, निष्कर्ष भी आ गया। ठीक है, ओके, और कुछ है अब इसमें? कुछ नहीं है। फर्स्ट जो यूनिट है आपकी कंप्लीट हो गई है। तो एक यूनिट तो मैं आपके लिए ला ही दी हूँ कि आप थोड़ा कुछ पढ़ लें, और इससे 2 क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहिए। एक क्वेश्चन कौटिल्य अर्थशास्त्र से आना चाहिए, ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है गांधी जी से आना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है, और हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद हम आपके लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आए, जो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी पढ़ने में, समझने में। ठीक है, टेक केयर, बाय।